Hi everyone, this is your social guru Dalika Sarwal from Exemplar Point, and today we are going to revise chapter 2 of history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. We will explore how all this began. Let's delve into what socialism is, and we'll also examine where and how its origin took place in Europe. So let's start by quickly revising the chapter 1, French Revolution, from where all this started. So guys, in the previous chapter, we learned that the French society was divided into 3 estates. The first estate was the clergy, the second estate was the nobility, and the third estate was consisted of big businessmen, merchants, court officials, lawyers, etc., plus peasants and artisans. You can observe that in the third estate, there was an educated elite, there was a business class, plus there was ordinary people like small peasants, landless laborers as well. So now let's see who were clergy and who were nobility. So clergy, the fathers of the church, and the nobility, the royal family of the French society. Now let's understand who held the power and who were responsible for running the government. So these two estates, first estate and second estate, clergy and the nobility, they held all the social and economic powers and they were responsible for running the government. So ये जो French society थी, ये 3 estates में बटी हुई थी, divided थी, और यही तीन estates जो थे वो country का base थे, जिनमें से first और second estate जो थे guys, वो सारी की सारी power को possess करते थे, वो सारी की सारी गवर्नमेंट को रन करते थे और जिनके पास सारी सोशल और इकोनॉमिकल पावर्स थी. ठीक है, और क्या इन क्लासेस में आने के लिए, क्या इन एस्टेट्स में आने के लिए क्या कोई खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था? सो नो गाइस, इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन द बर्थ. ओके, सो अगर आप क्लर्जी से बिलोंग करते तो इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द बर्थ, और अगर आप नोबिलिटी से बिलोंग करते तो इट वाज आल्सो प्योरली बेस्ड ऑन द बर्थ. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट द थर्ड एस्टेट. अब हम देखते हैं तो थर्ड एस्टेट की क्या सिचुएशन थी. तो थर्ड एस्टेट की सिचुएशन कुछ इस तरीके की थी. जो ये थर्ड एस्टेट के लोग थे, दे वर बैडली ऑप्रेस्ड बाय दीज टू क्लासेस. ओके, सो इट वाज एविडेंट दैट ऑर्डिनरी पीपल वर subjected to oppression, and those who were oppressing them, they were clergy and they were nobility, because they possess all the power and property. क्योंकि सारी सोशल और इकोनॉमिक पावर्स उनके पास थी और सारी की सारी गवर्नमेंट को वही रन करते थे, तो उनके पास पावर भी था और उनके पास पैसा भी था, प्रॉपर्टी भी थी. सो दैट इज व्हाई दे वर ऑप्रेसिंग द ऑर्डिनरी पीपल. ठीक है, सो अब इतना ऑप्रेस्ड होने के बाद क्या होगा बताइए. ठीक है, सो जो क्लास सबसे ज्यादा ऑप्रेस्ड होती चली आ रही है, अब वो क्या करेगी? सो लेट मी थिंक, प्लीज थिंक. आप भी एक मोमेंट सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते. ठीक है, नाउ थिंक फॉर अ मोमेंट about what someone would do if they would subjected to oppression. अगर कोई आपके साथ इतना ऑपरेशन करेगा, वो भी सिर्फ इस बेस पे कि आपका जन्म जो है उस फैमिली में हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो आप लोग पक्का मुझे बोलेंगे कि मैम हम ऐसा नहीं सहेंगे. ठीक है, और हम इसका विरोध करेंगे, हम इसके अगेंस्ट अपनी वॉइस को रेज करेंगे. राइट, सो एग्जैक्टली दैट वे फ्रेंच पीपल, जो थर्ड एस्टेट था, उनको भी आइडिया आया और उन्होंने भी क्या किया गाइस, उन्होंने भी रिवोल्ट किया. सो दोज हु वर फेसिंग ऑपरेशन, द कॉमन पीपल रेज्ड देयर वॉइसेस अगेंस्ट इट. ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, दे वर कंसिस्टेड ऑफ एजुकेटेड एलाइट, दे वर कंसिस्टेड ऑफ बिजनेस क्लास प्लस ऑर्डिनरी पीपल, और उनकी जो पॉपुलेशन थी कंट्री में वो सबसे ज्यादा थी, लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्रेस्ड भी वही थे एज कंपेयर टू नोबिलिटी एंड क्लर्जी. दे वर नॉट ऑप्रेस्ड एंड दे वर एंजॉयिंग ऑल द बेनिफिट्स, ऑल द राइट्स. ठीक है, और वहीं पे थर्ड एस्टेट जो था, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी कंट्री में, वो सबसे ज्यादा ऑप्रेस्ड क्लास था. लेकिन एजुकेटेड एलाइट की वजह से प्लस बिजनेस क्लास की वजह से ये जो हिम्मत थी, ये जो पावर थी उनके अंदर आई, एंड दे रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट दिस इनजस्टिस. ओके, और इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा रिवोल्ट किया, और ये रिवोल्ट जो था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट बिकेम
and it became a huge historical event guys in the world history. ये बहुत बड़ा इवेंट बन गया. 14 जुलाई 1789 का जो डेट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट बन गया फ्रांस की हिस्ट्री में और ऑल ओवर वर्ल्ड में. ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं. फ्रांस के लोगों की डिमांड क्या थी? तो फ्रांस के लोगों की सिर्फ यही 3 डिमांड थी, इक्वालिटी, फ्रीडम और इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है सो दैट आप इसको अच्छे से लर्न कर सके, रिवाइज कर सके कि क्या उनकी डिमांड थी, वो क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि वो बहुत ऑप्रेस थे. ठीक है, और अब वो इस इनजस्टिस से परेशान हो चुके थे और उनको क्या चाहिए था, अब उन्होंने अपनी डिमांड्स में बताया है that as a result the people of France demanded a society where everyone would have equality in terms of voting and taxation, freedom from monarchy and equal property distribution. तो ये 3 चीजें फ्रांस के लोगों को चाहिए थी. ठीक है, इसके बाद क्या उनकी ये डिमांड्स पूरी हुई? क्या इतना बड़ा रिवोल्ट करने के बाद, क्या इस हिस्टोरिकल इवेंट के बाद उनको ये सब डिमांड्स उनकी पूरी हुई? तो यस, उनकी डिमांड्स पूरी हुई और फ्रेंच सोसाइटी के लोगों को ये सारे के सारे राइट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम मिले. ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारे इवेंट्स थे. अभी हम सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में बात करें तो आई एम जस्ट कनेक्टिंग द चैप्टर कि फ्रांस में क्या क्या चीजें हुई थी. ठीक है, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम बहुत अच्छे से इसके एक एक इवेंट को आपको बताएंगे. ठीक है, और बहुत ही इजी मैनर में. हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इवेंट, सो यू हैव टू just connect with the event and that is all. Okay guys, so यहाँ पे फ्रांस के लोगों की क्या डिमांड है? इक्वालिटी, फ्रीडम और इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन. इसके बाद देखते हैं क्या हुआ. ये जो फ्रांस के आइडियाज थे, ये जो आइडिया था रेवोल्यूशन का, ये जो आइडिया था लिबर्टी का, ये जो आइडिया था फ्रीडम का, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा. ठीक है, ये जो आइडियाज थे उन्होंने क्या शेप किया? देखिए, अ सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन फ्रांस एंड डिस्कशंस अबाउट दिस रेवोल्यूशन स्प्रेड वर्ल्ड वाइड. तो ये जो हिस्टोरिकल इवेंट था द फ्रेंच रेवोल्यूशन विच बिकेम हिस्टोरिकल इवेंट, इसको बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिली, इसको बहुत ज्यादा इसको पॉपुलैरिटी मिली वर्ल्ड वाइड और बहुत सारी कंट्रीज के लोगों ने इससे लर्निंग्स ली, इससे कुछ सीखा. ठीक है, और उन्होंने क्या क्या चीजें सीखी, वर्ल्ड वाइड लोगों को क्या सीख मिली इससे. ठीक है, वो हम देख लेंगे. अ सिग्निफिकेंट इवेंट टुक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस एंड बिकॉज ऑफ दैट 3 थिंग्स वर देयर, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी. ये 3 चीजें लोगों को समझ में आने लगी कि हाँ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक सोसाइटी के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ, ये फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, ये पूरे वर्ल्ड में फैला. और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के जो आइडियाज थे, कौन से आइडियाज? जो आइडियाज थे इक्वालिटी के, लिबर्टी के और फ्रेटर्निटी के. ये तीनों आइडियाज जो थे गाइज वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए और ये आइडिया ट्रैवल करते करते कहाँ पहुंच गया? ये आइडिया जो था वो ट्रैवल करते करते यूरोप पहुंचा पूरे, और कहाँ पहुंचा? एशियन कंट्रीज में भी पहुंचा. ठीक है, सो द आइडियल्स वर इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी. ठीक है, ये 3 चीजें जो थी वो पूरे वर्ल्ड के लोगों के अंदर इस बात को इग्नाइट करती थी कि हाँ, हमें भी ये राइट्स को हमारे लिए भी ये राइट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि इस इवेंट के बाद क्या हुआ. यूरोप के लोगों में ये बात बहुत फैलने लगी. ठीक है, बिकॉज यूरोप वाज आल्सो अ स्कैटर्ड कंट्री, वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटी हुई कंट्री थी एंड दैट वाज रूलिंग बाय द डिफरेंट मोनार्क. ठीक है, वहां पे जो अलग अलग हिस्से थे, जो छोटे छोटे हिस्से थे, उनको अलग अलग राजा जो थे वो रूल किया करते थे. तो इसकी वजह से जो वहां के पीपल थे, द यूरोपियन पीपल थे, उनको भी लगने लगा कि अगर फ्रांस के लोग अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं अगेंस्ट दिस इनजस्टिस एंड इन फेवर ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, तो हम क्यों नहीं कर सकते. ठीक है, तो क्या हुआ? नाउ द पीपल ऑफ यूरोप बिलीव दैट ब्रिंगिंग चेंजेस टू सोसाइटी इज पॉसिबल एज दे हैड नाउ गेन द आइडिया ऑफ फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो अब यूरोप के लोगों को भी ये बात समझ में आने लगी कि
चेंजेस लाना पॉसिबल है। इससे पहले किसी को नहीं लगता था कि चेंजेस आ सकते हैं, बट चेंजेस आर इनएविटेबल और चेंजेस को लाया जा सकता है। ये यूरोप के लोगों को समझ में आया आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उन्होंने भी इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के लिए लड़ाई करना, अपनी वॉइस को रेज करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब उनके पास आइडिया था किसका? फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और उनके पास आइडियल्स थे इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम की। ओके गाइस, इसके बाद आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं। तो फ्रांस के लोगों ने ये सोचा कि आइडिया तो अब हमारे पास है कि हमें इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी चाहिए। ठीक है, इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, हमें मोनार्की से छुटकारा चाहिए। ठीक है, ये सब उनको समझ में आया, बट हाउ डिड चेंजेस कम विद इन यूरोप? लेकिन इन चेंजेस को लाया कैसे जाए, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। आइडियाज तो मिल गए, हमें आइडियाज तो मिल जाते हैं बहुत सारे, लेकिन अब हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करें? अगर आपकी क्लास में कोई टॉपर बच्चा है तो उसने बोल दिया कि मैं इस किताब से पढ़ता हूँ, मैं इस किताब से पढ़ता हूँ, तो आपको आइडिया मिल गया कि वो उससे पढ़ता है, वो इस बुक से पढ़ता है, इस रेफरिंग दैट बुक एंड दैट बुक। ठीक है, बट द कॉन्सेप्ट हाउ, ठीक है, अब कॉन्सेप्ट में आता है यूरोप के लोगों के कि इसको, इन चेंजेस को लाया कैसे जाए। ठीक है, सो अब देखते हैं उन्होंने वो कैसे, किस तरीके से इन चेंजेस को लेकर आए। तो अब इन चेंजेस को समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है गाइस कि उस टाइम पे यूरोप की सिचुएशन कैसी थी, यूरोप में किस तरीके के लोग रहते थे, क्या सोचते थे। बिकॉज सोशल स्टडीज, जब हम सोशलिज्म की बात कर रहे हैं तो इट इज कनेक्टेड टू सोसाइटी एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी एंड देयर आइडियोलॉजी, द काइंड्स ऑफ पीपल एंड द थिंकिंग प्रोसेस। तो इसके बारे में हमें सोचना और समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उस टाइम पे, चलो अब हम उस टाइम के यूरोप में चलते हैं। लेट मी टेक यू टू द यूरोप नाउ। चलो, तो अब हम देखते हैं उस टाइम पे यूरोप में किस तरीके के लोग रहते थे। सो एट दैट टाइम people with different ideology, each having unique ways of thinking। ठीक है, तो अलग अलग सोच के लोग रहते थे, यूनिक थिंकिंग के लोग रहते थे, डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग वहां पर रहते थे। सो गाइस, एग्जामिनर मे आस्क यू द क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिफरेंट आइडियोलॉजीज ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी, और he or she may ask the question, the differentiate between the liberals, radicals and conservatives. So let's just understand about the ideology of liberals. So what they believed in. So first thing, they wanted bring change in the society. वो change के favor में थे और वो society में changes को चाहते थे। Secondly, government should be elected by the people. वो ऐसी government चाहते थे जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई हो, choose की गई हो। ओके, इसके बाद तीसरी चीज आती है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्लस सभी रिलीजन्स को कंट्री में इक्वली ट्रीट किया जाए, यानी कि कंट्री में रिलीजियस न्यूट्रलिटी हो, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को कुछ भी स्पेशल बेनिफिट्स ना मिले, एंड ऑल द रिलीजन्स इन द कंट्री आर ट्रीटेड इक्वली। ओके, सो सेक्युलरिज्म के भी फेवर में थे लिबरल्स। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, दे ओपोज डायनेस्टिक रूलर्स। वो मोनार्क्स के बिल्कुल खिलाफ थे। they were against the divine rule of the king, divine right of the birth, वो इन सब के खिलाफ थे। ओके, एंड देन एक चीज में बस वो बिलीव नहीं करते थे, they did not believe in universal adult franchise। वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे भरोसा नहीं करते थे। they did not believe in the equal voting rights। ओके, और वो कौन से लोगों को वोटिंग राइट्स देना चाहते थे? ओनली men with property can vote। और वो क्या बिलीव करते थे? सिर्फ men को राइट होना चाहिए वोटिंग का, और वो भी सिर्फ उन men को जिनके पास प्रॉपर्टी है। सो क्लियरली women did not have the right to vote। Okay guys, so this was all about the liberals, and now let's proceed with the radicals। radicals जो थे वो कुछ इस तरीके की सोच रखते थे guys। they wanted to क्रिएट अ नेशन इन विच, वो ऐसी सोसाइटी, वो ऐसा नेशन बनाना चाहते थे जिसमें गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। वो ऐसी गवर्नमेंट बनाना चाहते थे जिसमें जो पॉपुलेशन है उसकी मेजोरिटी जो है वो कंट्री में रूल करे।
सो गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। देखो, जिसमें लिबरल्स क्या चाहते थे, गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड यहाँ रेडिकल्स क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट should be based on the majority of the population. Third thing, they opposed landowners and wealthy factory owners. They believed that because of them, because of rich factory owners, because of landowners, they were suffering. ठीक है, तो वो बिलीव करते थे कि उन्हीं की वजह से इन लोगों को सफर करना पड़ रहा है। सो वो बिल्कुल खिलाफ थे इन अमीर लैंड ओनर्स के, ठीक है, और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स के, क्योंकि ये सारा पैसा जो है वो क्या कर लेते हैं, अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं, और जो लोग इनके लिए काम कर रहे हैं, जो पेजेंट्स हैं या फिर जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ये उनको उतना अच्छा पे नहीं करते हैं और उनको सप्रेस करते हैं। Okay, so they opposed landowners and wealthy factory owners because they believe that all the sufferings they were suffered from, that was because of these landowners and factory owners. इसके बाद लास्ट पॉइंट वो बिलीव करते थे, वो डिसलाइक करते थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो रेडिकल्स थे वो कुछ लिमिटेड हैंड्स में जो प्रॉपर्टी का कॉन्सेंट्रेशन था उसके बिल्कुल खिलाफ थे, उसको बिल्कुल डिसलाइक करते थे। ठीक है, दे वांटेड equal distribution of property. Okay guys, so this was all about the radicals, and third is conservative. अब कुछ लोग जो थे वो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, they were conservative. Conservative का मतलब होता है जो पुरानी सोच के होते हैं, जो आउटडेटेड सोच के होते हैं हम कह सकते हैं, ठीक है, या जो ऑर्थोडॉक्सी को फॉलो करते हैं, जो बहुत पुरानी सोच को फॉलो करते हैं। सो ये क्या मानते थे, दो अपोज्ड रेडिकल्स एंड लिबरल्स, क्योंकि वो चेंजेस चाहते थे। लिबरल्स बिलीव्ड इन चेंजेस, रेडिकल्स भी चेंज में बिलीव करते थे। सो दैट इज व्हाई दे डिड नॉट बिलीव इन चेंजेस, एंड दैट्स व्हाई दे अपोज टू लिबरल्स एंड रेडिकल्स। प्लस दे बिलीव दैट द पास्ट नीडेड टू बी रिस्पेक्टेड। उनको लगता था अगर किसी ने ये बनाए हैं रूल्स रेगुलेशन, मोनार्क अगर रूल कर रहा है तो ये किसी ने सोच समझ के बनाए होंगे। तो पास्ट में जो एंसेस्टर्स ने हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट करे हैं वो जरूर हमें रिस्पेक्ट करने चाहिए। पास्ट नीड टू बी रिस्पेक्टेड। ओके, सो वो ऐसा सोचते थे। इसके बाद चेंज शुड बिगिन स्लोली। 19th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे कॉन्जर्वेटिव्स की थिंकिंग में भी चेंज आया, और दे बिलीव्ड इन चेंजेस बट इन वेरी स्लो मोशन। ठीक है, वो स्लो मोशन में चेंजेस चाहते थे, यानी कि ग्रेजुअल चेंजेस चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जल्दी जल्दी चेंजेस आए सोसाइटी में। सो इनका मानना कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे आप आंसर्स को बहुत इजीली लिख सकते हो बेटा। ठीक है, जब भी आपको रिवाइज करना होगा, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू विद दीज वर्ड्स, दीज सिलेक्टेड वर्ड्स, these highlighted words, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड विद दिस पॉइंट, द highlighted point, these are the keywords, the highlighted point in blue, these are the keywords, और इसके थ्रू आप अपने आंसर्स को लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमें इस आंसर को रिवाइज करना है, और इसका क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्जर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। ओके, सो ये हमने किया, लिबरल्स क्या सोचते थे, रेडिकल्स क्या सोचते थे, और कॉन्जर्वेटिव्स क्या सोचते थे। ठीक है, इन तीनों की थिंकिंग हम पढ़ चुके हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।